Namaste, I JVN Sarila, at Jyoti Vidyapith Women's University अंडर द फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, एडवांस फार्माकोलॉजी में या आप नॉर्मल फार्माकोलॉजी भी आप देखते हो तो उसके अंदर हमारा टॉपिक आता है। जनरल इंट्रोडक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो आज हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। जैसे कि एब्जॉर्प्शन, फार्माको जो काइनेटिक्स है, फार्मा एंड काइनेटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। फार्मा मीन्स होती है ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन्स कि कैसे जो हमारी ड्रग है किस किस रूट से पास होके वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे कैसे वो रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रही है, वो सारी चीज़ें हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम पहले क्या देखे जाएँ तो 12th में 11th में हमने पढ़ी है काइनेटिक्स का मतलब होता है पावर, लेकिन हम उसको यूज़ ना करें, कहीं ना कहीं एनर्जी को रिप्रेजेंट जो चीज़ करती है उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अगर हम इसका मेन प्रिंसिपल्स देखें तो वो 4 पे बेस होता है: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो एब्जॉर्प्शन पार्ट है आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज ए फार्माकोलॉजी रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही हमने कोई ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया यानी कि लिया बाय ओरल रूट यानी माउथ के थ्रू आपने कोई भी ड्रग लिया, और वो कैसे हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैसे कैसे पहुंच रही, किस किस रूट से। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रूट्स जहाँ जहाँ से हमारी ड्रग पास होके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अपना मेटाबॉलिज्म करती है, जिसको हम बाय ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका एक्सक्रीशन कैसे वो एलिमिनेट होती है बॉडी के अंदर। कुछ कुछ ड्रग्स हमारी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एलिमिनेट नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज ए फार्माकोलॉजी रेफर्स टू दी प्रोसेस बाय विच अ ड्रग एंटर द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इट डिटरमाइंस द ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग्स इफेक्ट। ऑनसेट कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारी, जैसे ही हमने ड्रग ली सबका टाइम फिक्स होता है। जो बनाने वाले हैं, जो कंपाउंडर्स होते हैं, जो ड्रग्स को बनाते हैं इंडस्ट्रीज में जो बनाते हैं, वो ये चीज़ पहले ही मेंशन कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपने कोई भी सिरप वगैरह ली होगी तो उसमें पहले ही एक्सपेशिएंट लिखा होता है, उसमें ये या फिर डॉक्टर्स ये बता देते हैं कि आपको दिन में लेनी है, रात में लेती है, ये सारी चीज़ आपको पहले से ही बता देते हैं। तो ऑन सेट ड्यूरेशन क्या है ड्रग का, कितने टाइम वो अपना इफेक्ट देगी, कितनी नहीं देगी, किस इंटेंसिटी से देगी, एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग्स इफेक्ट। और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, आपने साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। साइड इफेक्ट जो हमारे कुछ टाइम के बाद, सर्टेन टाइम में हमारे आ जाते हैं, और एडीआर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम बता सकते हैं कि कुछ टाइम बाद, जैसे हमने कोई भी ड्रग्स ली, किसी को हमने महीना 2 महीना खा लिया, उसके बाद जो हमारे जो इफेक्ट आते हैं वो हमारे एडीआर इफेक्ट होते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट होते हैं। फिर हम बात करते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किन किन टाइप्स रूट से हम ले सकते हैं। ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, इंट्रावेनस रूट। ओरल रूट जो हम माउथ के थ्रू लेते हैं। Drugs taken by mouth are absorbed through the gastrointestinal GI tract. Factors like pH, presence of food and GI motility can affect absorptions. ओरल रूट से हमने कोई भी ड्रग है अपनी ओरल रूट से ले ली, ठीक है, वो हमारा ओरल रूट हो गया। फिर आगे ये बता रहा है कि वो जीआई से पास होके, जो हमारा जीआई ट्रैक है उससे पास तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो पास हो रही है तो कुछ फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे पीएच हो गया, प्रेजेंस ऑफ फूड हो गई, जीआई मोटिलिटी होगी, एंड जीआई मोटिलिटी होगी जो उसको अफेक्ट कर रहा है एब्जॉर्ब होने में। ठीक है, उसके बाद आता है सबलिंगुअल रूट, या हम उसको अनदर नाम से बकल रूट से भी जानते हैं। ड्रग्स प्लेस्ड अंडर द टंग और इन द चिक pouch are absorbed directly into the blood stream by passing the GI tract. सबलिंगुअल रूट जो हम टंग के अंडर रखते हैं, टंग के नीचे रख के देते हैं, वो हमारा बकल रूट होता है या सबलिंगुअल रूट होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम अगर बात करें किसी भी ड्रग की, नाइट्रोग्लिसरीन जो कि बहुत फेमस ड्रग है, अरिथमिया के लिए यूज़ होती है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, तो उसके अंदर हम सबलिंगुअल रूट से ही उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आता है इंट्रावीनस जो प्रोवाइड 100% बायो अवेलेबिलिटी सींस द ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। 100% बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी आप वेरियस टाइप के रूट पढ़ रहे हो उससे आपने कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया, आपने आईवी दे दिया, इंजेक्शन से दे दिया, आपने ओरली दे दिया, उसको टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में दे दिया, फिर उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी आपने इंट्रावेनस में ही क्यों बताई गई है? क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। आपके ब्लड सर्कुलेशन में एक्चुअल अमाउंट में कितनी ड्रग पहुंच रही है वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है।
उसके बाद हम देख रहे हैं इंट्रामस्कुलर, जो हमारे मसल्स पे यहाँ पे लगता है, जो नॉर्मली हम देखते हैं वो हमारा इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस होते हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर कंपेयर टू आईवी, कैन बी अफेक्टेड बाय ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ इंजेक्शंस। जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है आईवी के कंपैरिजन में, बट अफेक्टिव ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करता है टू दी साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे आप इंजेक्शन को लगा रहे हैं। ट्रांसडर्मल ड्रग्स अप्लाइड टू द स्किन आर एब्जॉर्ब थ्रू द डर्मल लेयर्स, यूजफुल फॉर प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी। डर्मल यूज, ट्रांसडर्मल की बात आई है, हमारी जो स्किन है उसकी मेनली 4 लेयर होती है, तो वहाँ पे हमारी एक लेयर होती है डर्मल लेयर, एपिडर्मिस। तो डर्मिस जो लेयर है उसके अंदर हम दे रहे हैं अभी हमारे, आप काफ़ी सुना होगा कि न्यू ड्रग डिलीवरी के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे पेचिस के फॉर्म में हमारी न्यू ड्रग हैं जो वो आई हैं, उनको क्या करता है, उनको क्यों लाया गया, क्या उनका पर्पस था लाने का, और डर्मल रूट ट्रांसडर्मल की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जैसे अब हम कुछ हमारे जो एज हो जाती है काफ़ी पेशेंट्स की, कुछ बच्चे होते हैं उनको थोड़ा इजी होता है देने में ट्रांसडर्मल में, कभी कभी वो बूढ़े होते हैं जैसे वो लोग भूल जाते हैं, बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता हम उन्हें इजीली, बट उनको लाने का पर्पज़ ये है कि उनको हम एक बार पेचेस के फॉर्म में ला दिया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म में ला दिया। अगर हम पेचेस के फॉर्म में ला देते हैं तो वो ड्रग अपने सर्टेन टाइम पे ही, जो उसका टाइम है उसी ड्यूरेशन पे वो अपना एक्शन देती है, इसलिए हम उनको पेचेस के फॉर्म में लगा देते हैं। और ये ट्रांसडर्मल ड्रग्स अप्लाई टू दी स्किन फॉर ऑब्जर्व फॉर यूजफुल फॉर द प्रोलॉन्ग डिलीवरी, वो सस्टेंड रिलीज देती है, वो ड्रग्स अपना एक्शन धीरे धीरे देती है। अब हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन को, जो एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जैसे फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी में इंक्लूड फिजियो एंड केमिकल, दोनों वर्ड से ही आता है। फिजियो यानी कि फिजिकल फिजिकल और एंड फिजी को केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिको मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों को मिला के हमने फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे लिपोफिलिसिटी, सोल्यूबिलिटी एंड मोलिकुलर साइज कैन इन्फ्लुएंस हाउ वेल ए ड्रग इज एब्जॉर्ब। आपने ड्रग्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, आयोनाइजेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा पोलर नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं, लिपोफिलिसिटी होती है, हाइड्रोफोबिसिटी होती है, हाइड्रोफिलिसिटी होती है। ये क्या है, ये ड्रग्स की मतलब प्रॉपर्टीज है जो ड्रग्स को डिफाइन, अगर कुछ ड्रग्स हमारी लिपिड है, लिपोफिलिसिटी तो वो क्या, कुछ ड्रग्स हमारी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करती, जैसे आपने सबने सुना होगा ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं। कुछ हमारी क्यों नहीं कर पाती है, उनका भी एक रीज़न होता है, क्यों कैसे कर पाती हैं वो भी एक रीज़न होता है। तो जो हमारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट फैक्टर्स में हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, लिपोफिलिसिटी, सोल्यूबिलिटी एंड मोलिकुलर साइज भी अफेक्ट करता है। जितना छोटा मोलिकुलर साइज, जितना साइज ड्रग का छोटा होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हाउ वेल ए ड्रग इज एब्जॉर्ब, कि कितने कैसे ड्रग अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, ड्रग्स फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशंस कैन इम्पैक्ट डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट को अच्छे से रखती है। पीएच एंड आयनाइजेशन की बात करते हैं, द आयनाइजेशन स्टेट ऑफ ड्रग्स अफेक्टेड बाय पीएच कैन इन्फ्लुएंसेस इस एबिलिटी टू अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पीएच एंड द आयनाइजेशन स्टेट ऑफ ड्रग्स अफेक्टेड बाय पीएच, जो आयनाइजेशन है वो पीएच को अफेक्ट करता है एंड कैन इन्फ्लुएंसेस इट्स एबिलिटी, और उसकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, को वो ड्रग क्रॉस कर सके। ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एन एब्जॉर्प्शन साइट जनरली इन्हांस एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करती है। सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया लाइक द इंटेस्टाइनल लाइनिंग फैसिलिटेट ग्रेटर एब्जॉर्प्शन, जितना सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की थी बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, दिस टर्म्स रेफर्स टू द फ्रैक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेड डोज ऑफ अनचेंज्ड ड्रग्स दैट रीचेज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड इट इज ए पर्टिकुलरली रिलीवेंट फॉर ओरल ड्रग्स एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी। हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ा। अगर हम नॉर्मली देखें, हमने ओरल रूट से कोई भी ड्रग ली है, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होगी, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म में भी अलग फेजेस आ जाते हैं आपके, देन उसका एक्सक्रीट आउट वो बॉडी से होती है। ठीक है, अभी सिर्फ हम नॉर्मल जो हमारी चीज़ें आ रही हैं एब्जॉर्प्शन में, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, जैसे बायो अवेलेबिलिटी। ये इसका ग्राफ होता है, यहाँ पे आपकी ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में दी हुई होती है, ये आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, यहाँ पे ये आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। AUC एरिया अंडर कर्व होती है बायो अवेलेबिलिटी, AUC मतलब एरिया अंडर कर्व ओरल रूट से जो दी है, और एरिया अंडर कर्व जो आपने इंटरवेनस दी है, वो हम इसकी बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आफ्टर oral administration drugs often pass through the liver before entering systemic circulation. Some drugs undergo extensive metabolism reducing their effectiveness. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसा पिक्चर से समझ रहे हैं, हमने कोई ड्रग है उसको स्वेल किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गई, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये हेपेटिक वर्ड जहाँ पे आ जाता है वो आपको लीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीवर एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये आपकी ड्रग बायोअवेलेबिलिटी है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। डोज लीव, ये आपका फीसिस है, एब्जॉर्प्शन है, पोर्टल वेन है जो कि आपकी लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है। मेटाबॉलिज्म कैसे मेटाबॉलिज्म है, देन उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसे शो हो रही है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर इसेंशियल स्ट्रक्चर्स दैट सेपरेट एंड प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है वो एक इसेंशियल स्ट्रक्चर्स है जो सेपरेट करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटीरियर सेल्स को और उसके ऑर्गेनल्स को फ्रॉम द इंटरनल जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड फोस्फोबाइलियर से बनी होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, इंटरनल कोलेस्ट्रॉल चैनल्स, बायोलिपिड। ये जो ये लेयर है ये आपकी आउटर लेयर है, जो आपकी बाइलेयर या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो आउटर लेयर है जो कि हमारी फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कैसे कैसे जो हमारी ड्रग है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होके जा रही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेलुलर होम्योस्टेसिस एंड एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। There are several mechanisms by which substance can move across the cell membrane, broadly characterized into passive and active transport. दो तरह के ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं इसके अंदर और हम और आगे भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है? होम्योस्टेसिस, सेलुलर होम्योस्टेसिस। होम्यो मतलब सेम होता है, स्टेसिस मतलब बैलेंस। ठीक है, हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट और बाहर का जो बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट है, अगर वो बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बैलेंस होने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो होम्योस्टेसिस का होना हमारी बॉडी के अंदर, एग्जांपल अगर मैं देखिए आपको बताऊं तो जैसे हमारे स्वेटिंग, हमें पसीना आते हैं, हमारा इंसुलिन का रिलीज होना, ये सारे होम्योस्टेसिस का काम होते हैं। इसके भी दो मैकेनिज्म होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, एक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक दे रहा है हमें एक्सेसिव अमाउंट में अगर स्वेटिंग हो रही तो नॉर्मल सी बात है हमें डिहाइड्रेशन वगैरह कोज हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात करें तो अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है तो हमारे लिए वेल है, अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो वो नेगेटिव फीडबैक में चला जाएगा कि हमारे ग्लूकोज ही नहीं बनेगा हमारी बॉडी के लिए, वो भी एक हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो ये दो प्रिंसिपल पे ही काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है होम्योस्टेसिस। इसलिए सेलुलर होम्योस्टेसिस होना बहुत ज़रूरी है सेल्स के लिए, एनर्जी के लिए, एक लेवल, एक बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जैसे आप पिक्चर में सब देख रहे हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये डिफ्यूज़न है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है, एटीपी का जनरेशन जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट होती हैं आपकी। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, कैसे सोडियम का आना, पोटेशियम का जाना, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, ग्लूकोज कैसे अंदर आ रही है, कैसे अंदर जा रही है, ये सारी चीज़ें। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। हाँ, आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कोई भी एटीपीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एटीपीज़ की जनरेशन ज़रूरत होती है। पैसिव में क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी हमारी ड्रग होती है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती है। आपने कभी देखी होगी सीढ़ी, फिसलने वाली सीढ़ी जो देखी होगी आपने, उसमें आप जब आप सीढ़ी से फिसलते हो तो उसमें आपको कोई भी इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जब आप सीधा चढ़ते हो उससे तो आपको ज़रूरत पड़ती है। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ काम कर रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि एक ड्रग हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रही है एंड अकर्स अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। अगर इसका की मैकेनिज्म की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलीमोलर जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ ड्रग लार्जर पॉपुलर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल ग्लूकोज आयंस, थ्रू स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स और कैरियर्स। दिस प्रोसेस ऑल्सो फॉलोज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोल। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये आपका हो गया।
आपका बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज ए वस्कुलर ट्रांसपोर्ट। दिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल इनटू आउट ऑफ द सेल वाया वेसिकल्स। की प्रोसेस इनको एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की क्या बात होती है, बल्क नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे बल्क की बात है, बल्क हमारा हमेशा लार्ज अमाउंट में जो भी हमारी कुछ ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल्सो नोन एज ए वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, जो आपके वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। दिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल्स को ये क्या करता है, मूवमेंट करवाता है इनटू आउट ऑफ द सेल वाया वेसाइकल्स, सेल्स के बाहर भी और सेल्स वेसाइकल्स के अंदर भी। एंडोसाइटोसिस द प्रोसेस बाय विच सेल्स इनगल्फ इंटरनल सब्सटेंसेस ब्रिंगिंग देम इनटू द सेल्स इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है फेगोसाइटोसिस और पिनकोसाइटोसिस। सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, जैसे आप इनगल्फिंग लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेल्स, इनगल्फिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड्स। ये पिनोसाइटिस यानी वाटर को जो इनगल्फ करते हैं आपकी ड्रिंकिंग के लिए हो गया, और फेगोसाइटोसिस ईटिंग के लिए हो गया। रिसेप्टर्स मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस स्पेसिफिक uptake of molecules based on the receptor bindings, जैसे एक्सोसाइटोसिस द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम द सेल where vesicles fuses with the plasma membrane to release their content outside the cell। ये आपका एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग। अब आप हमने ये तो पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन, उसका सेकंड पोर्शन, चार प्रिंसिपल होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू हाउ द ड्रग इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। अंडरस्टैंडिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज crucial for determining its therapeutic effect, potential side effect and overall efficacy। डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमें आपकी थेरापेटिक इफेक्ट पता चलती है। जो भी ड्रग्स का थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है कि ड्रग कितने कैसे वो तो हमने देख ली बायोअवेलेबिलिटी में कि एक्चुअल अमाउंट में ड्रग पहुंच गई है आपकी किसी भी रिसेप्टर के पास, किसी भी ऑर्गन के पास। अब उसका एक्शन कितना दे रही है, वो एक्शन कितना दे रही है थेरापेटिकली, तो एक इंडेक्स भी आता है, थेरापेटिक इंडेक्स का हम पता लगाते हैं कि कितने वो कर्व, वो ग्राफ एक रिप्रेजेंट कर देता है कि वो ड्रग हमारी कितनी जाके अपना एक्शन शो कर रही है बॉडी के अंदर। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स बताते हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स पता चलती है, ओवरऑल इफिकेसी पता चलती है कि वो कितनी इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, ब्लड फ्लो, जैसे ब्लड फ्लो, ऑर्गन्स विद हायर ब्लड फ्लो लाइक लीवर, किडनी एंड ब्रेन रिसीव द ड्रग्स मोर क्विकली देन दोज विद लोअर ब्लड फ्लो लाइक एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज की बात करें तो उसमें हमारे ब्लड फ्लो तो बहुत लिमिट में होता है, और जो ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू।